सोचो एक ऐसी कंट्री के बारे में जहां 65% पॉपुलेशन यूथ है और उनके हाथ से अचानक उनका सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया छीन लिया जाता है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक सब ब्लैक स्क्रीन। आपको क्या लगता है? नेपाल में 2025 में एग्जैक्टली यही हुआ और इससे जन्म हुआ एक नए आंदोलन का, जिसका जेन जेड रिवॉल्यूशन। दोस्तों, वेलकम टू दिस ग्रिपिंग डॉक्यूमेंट्री, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे नेपाल के 2025 के जेन जेड रिवॉल्यूशन। एक प्रोटेस्टर नहीं था, ये एक पूरी जनरेशन की चीख थी। करप्शन के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ और एक ऐसी सिस्टम के खिलाफ जिसने यूथ की आवाज़ दबा दी। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक पूरी जनरेशन की चीख थी। करप्शन के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ और एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जिसने यूथ की आवाज़ को दबा दी गई थी। 2025 काठमांडू, सुबह के 10 बजे न्यूज चैनल पर एक वीडियो चलता है। गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सिटिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड कल्चरल थ्रेट। एक पल के लिए देश में लोगों ने सोचा कि ये एक टेम्परेरी होगा, लेकिन जब उन्होंने अपने फोन खोले तो सब ऐप्स ब्लॉक थे। रिफ्रेश करने पर सिर्फ एरर दिखा रहा था, दिस अनअवेलेबल इन योर कंट्री। नेपाल जैसे देश जहाँ यूथ के लिए टिकटॉक और इंस्टाग्राम एक इंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि कैरियर और आवाज का प्लेटफॉर्म बन चुका था। ये बैन उनकी रोजी रोटी और फ्रीडम दोनों पर प्रभाव डाला। नेपाल ने जेन जेड काफी यूनिक है। 2006 में मोनार्ची के खत्म होने के बाद एक नई डेमोक्रेसी आई, जॉब क्रिएट नहीं हुई। 2025 तक नेपाल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूथ के बीच 18% तक पहुंच गया। बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद दुबई, कतर, मलेशिया जाने को मजबूर थे। काठमांडू के रत्ना पार्क में 10,000 स्टूडेंट इकट्ठा हुए। प्रोटेस्ट इंटियरली पीसफुल था, स्पीच, प्लेकार्ड्स, स्लोगन। जब पुलिस ने उन्हें डिस्पर्स करने की कोशिश की तो पहली बार टीयर गैस और बॉटल यूज। कई जगहों पर तो रबर बुलेट्स का यूज किया गया, जिनमें से 100 प्लस स्टूडेंट इंजर्ड हुए और 19 स्टूडेंट मारे गए। सोशल मीडिया पर उनके फोटो वायरल, जिसमें एक फीमेल स्टूडेंट को अपने हाथों से रोक रही थी। ये रिवॉल्यूशन का सिंबल बन गया। एक बैन से शुरू हुआ आंदोलन अब सिर्फ एक डिमांड पर नहीं रुक रहा था। यूथ ने क्वेश्चंस उठाना शुरू कर दिया। करप्शन कब खत्म? नेपाल के लीडर्स ने सिर्फ प्रॉमिस क्यों करते हैं, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं? आवाज को दबाने के लिए गवर्नमेंट को हक किसने दिया? प्रोटेस्ट के सिर्फ एक वीक बाद ही न्यू दिल्ली, ढाका, लंदन में नेपाली डिस्पेयर स्टूडेंट ने सोलाइडरी रैली की। CNN, BBC, AI, जरीरा ने इस मूवमेंट को कवर करना शुरू किया। एक BBC रिपोर्ट ने लिखा, इन नेपाल ए जनरेशन बोर्न आफ्टर मोनार्ची राइज्ड ऑन द इंटरनेट इज नाउ फाइटिंग फॉर डिजिटल डेमोक्रेसी। नेपाल सरकार सोच रही थी कि ये प्रोटेस्ट 1 से 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि जेन जेड के लिए ऑनलाइन फ्रीडम बेसिक नेसेसिटी है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। और जैसे ही उन्होंने और क्रैक डाउन किया, वैसे वैसे और ज्यादा स्टूडेंट सड़कों पर आने लगे। वायरल स्पीच जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर ने पूरे मूवमेंट का डायरेक्शन ही बदल दिया। पढ़ाई की, डिग्री ली, लेकिन जॉब नहीं मिली। हमने अपने क्रिएटिविटी सोशल मीडिया पर दिखाई, वो भी छीन ली। अगर हम यूथ की आवाज को दबाएंगे तो नेपाल का फ्यूचर किस तरह सरवाइव करेगा? नेपाल के 2025 के जेन जेड रिवॉल्यूशन को समझने के लिए हमने नेपाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझना होगा। आज के यूथ के गुस्से की जड़ सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं है, पीछे डिकेड्स ऑफ ब्रोकन प्रॉमिस, करप्शन और अनस्टेबल पॉलिटिक्स छुपा है। नेपाल एक ऐसा देश है जहां मोनार्ची से डेमोक्रेसी का ट्रांजिशन हुआ, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ करप्शन, पॉलिटिक्स, इंस्टेबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट भी गए। हिस्ट्री ही वो फाउंडेशन है जहां से 2025 का रिवॉल्यूशन। नेपाल की हिस्ट्री में मोनार्ची काफी लंबी रही। पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को यूनिफाई करके एक पावरफुल मोनार्ची स्टेबल। डेमोक्रेसी या सिटीजन पार्टिसिपेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन 2020 सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक मोनार्ची एक क्वेश्चन उठने और इंटेलेक्चुअल्स डिमांड करने लगे कि नेपाल को मॉडर्न डेमोक्रेसी बनाया जाए। 1980 के एंड तक नेपाली पीपुल मोनार्ची से फ्रस्ट्रेट थे। जब एक इंडिया, बांग्लादेश और दुनिया के और कंट्रीज डेमोक्रेसी एडॉप्ट
कर रहे थे, नेपाल मोनार्ची के कंट्रोल में ही था। स्ट्रीट प्रोटेस्ट ने मोनार्ची को हिलाकर रख दिया। 1996 से 2006 तक नेपाल में एक सिविल वॉर चली जिसमें 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 2006 के बाद यूथ को लगा अब डेमोक्रेसी आएगी, जॉब आएगी, करप्शन खत्म होगा, लेकिन रियलिटी कुछ और। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई, पीएम्स बार बार चेंज होने। 2008 से 2020 के बीच में 12 से ज्यादा गवर्नमेंट बनी और गिर गई। करप्शन स्कैंडल्स रोज के न्यूज बन गए। आज के जेन जेड प्रेजेंट्स इसी ब्रोकन डेमोक्रेसी के साथ बैन हो गई, और अब जब उनके बच्चे बड़े हुए उन्होंने वही साइकिल रिपीट होते देखे। नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम में एक और प्रॉब्लम, लीडर सिर्फ एक नैरो इलाइट ग्रुप से आते हैं। सेम फैमिली, सेम पार्टीज, सेम लीडर्स बार बार पावर में आते हैं। इसीलिए जब 2025 में बैन हुआ तो यूथ ने इसे सिर्फ एक डिजिटल इश्यू नहीं बल्कि अपनी पुरानी फ्रस्ट्रेशन का सिंबल समझा। इमेजिन कीजिए एक पूरी जनरेशन जिसे बोला गया था कि मोनार्ची के खत्म होते ही उनके सपने पूरे होंगे, लेकिन 12 इयर्स बाद भी उन्होंने देखा जॉब्स। वो जनरेशन है जो 1997 के बाद पैदा हुआ और 2010 के बाद डिजिटल दुनिया में पली बढ़ी। नेपाल में 2025 तक ये जनरेशन पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी थी। नेपाल की पॉपुलेशन 3 करोड़ है। 65% से ज्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं, और इसमें से सबसे ज्यादा एक्टिव, वोकल और टेच सेवी ग्रुप है। वो लोग हैं जो सिर्फ मोनार्ची के बारे में सिर्फ हिस्टोरी बुक में अपनी आंखों से डेमोक्रेसी का फेलियर देखते हैं। सोशल मीडिया ने नेपाल यूथ को एक ग्लोबल सिटीजन बनाया। उन्होंने देखा कि इंडिया, यूरोप, अमेरिका में यूथ अपनी आवाज़ उठा सकता है, और उन्होंने सोचा अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। नेपाल का एजुकेशन सिस्टम एक और फ्रस्ट्रेशन का सोर्स है। हर साल 4 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन जॉब्स क्रिएट होती है सिर्फ 50,000 के आसपास। मतलब एक गैप है, और इस गैप का सबसे बड़ा विक्टिम है नेपाल के जेनजेट के बीच एक और साइलेंट क्राइसिस है, मेंटल हेल्थ। हाई एम्प्लॉयमेंट के वजह से फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। अक्सर न्यूज में रिपोर्ट आती है कि जॉबलेस यूथ ने सुसाइड कर लिया, उन्हें और ज्यादा। जेनजेट एक और स्ट्रगल फेस करती है। अपना गुस्सा ट्रांजिशनली तरीके से नहीं दिखाती, ये अपने स्टाइल में प्रोटेस्ट बनाकर पॉलिटिशियन का मजाक उड़ाते हैं, रूल्स और यूट्यूब व्लॉग से अपनी कहानी दुनिया को सुनाते हैं। नेपाल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक पूरा जनरेशन जेड ने सड़क से लेकर संसद को हिला दिया। काठमांडू के रत्ना पार्क से लेकर पोखर के लेक साइड तक सड़कें स्लोगन से गूंज रही थी। डिजिटल फ्रीडम इज आवर राइट, नो बैन नो साइलेंस। एक तरफ स्टूडेंट अपने स्मार्टफोन को हवा में लहराते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के लिए यह प्रोटेस्ट एक नाइट मोड बन गया था। यह प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं, ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और लक ऑफ अपॉर्चुनिटीज के खिलाफ भी बदल। सेल्स, लाठीचार्ज और कर्फ्यू इम्पोज। नेपाल के यूथ लेड जेन-जेड रिवॉल्यूशन अब तक एक जन आंदोलन बन चुका था। लाखों प्रोटेस्टर काठमांडू और बड़े संख्या में सड़कों पर थे, स्लोगन्स गूंज रहे थे, और ग्लोबल मीडिया ने इसको इंटरनेशनल इशू बना दिया। लेकिन अब गवर्नमेंट की बारी थी पलटवार। सबसे पहला कदम सरकार ने उठाया। सरकार ने एक कंट्रोवर्शियल कदम उठाया, पब्लिक सिक्योरिटी इमरजेंसी लॉ। पुराना लॉ था जो सिविल वार के समय बनाया गया था, अब उसको एक्टिवेट करके गवर्नमेंट ने पुलिस और मिलिट्री को प्रोटेस्ट पर अनलिमिटेड पावर दे दी। प्रोटेस्ट शुरू होते ही एक सोशल मीडिया बैन से हुआ था, लेकिन अब सरकार ने और भी आगे बढ़कर एक कंप्लीट इंटरनेट ब्लॉक आउट कर दिया। लेकिन जेन जेड प्रोटेस्टर्स इजीली हार मानने वाले नहीं थे। गवर्नमेंट ने अपने फेवर में स्टेट मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू किया। इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस को थ्रेट्स दिए गए, कुछ जर्नलिस्ट को जेल तक भेजा गया। नेपाल का जेन रिवॉल्यूशन अब तक नया मोड़ पर आ चुका था। जेन रिवॉल्यूशन अब तक नया मोड़ पर आ चुका था। सरकार के कठोर क्रैकडाउन, इंटरनेट ब्लैकआउट, कर्फ्यू, अरेस्ट और आर्मी डिप्लॉयमेंट के बावजूद भी
यूथ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को एक नई शेप दे दी। पहले प्रोटेस्ट सिर्फ स्ट्रीट मोर्चे और स्लोगन्स तक सीमित थे, लेकिन अब यूथ ने अपनी स्ट्रेटजी डिवर्सिफाई कर ली। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को रिस्ट्रेंस सेंटर बनाने में प्रोटेस्ट जोन्स डेवलप किए, रेगुलर कल्चरल पॉलिटिक्स इवेंट होते। इससे एक चीज साफ थी, प्रोटेस्ट अब सिर्फ एक टेम्परेरी रिएक्शन नहीं था, बल्कि एक लॉन्ग टर्म रिवॉल्यूशन बन चुका था। यूथ ने दुनिया को बता दिया, वी आर द फ्यूचर एंड वी विल बी हियर। कहीं और किसी और देश में अगला जेन जेड रिवॉल्यूशन खड़ा होगा।